हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लाइट रिएक्शन शुरू किया था और पिछले लेक्चर में हमने लगभग कह सकते हैं वो लाइट रिएक्शन में एक एक्सपेरिमेंट्स को बता दिया था, उसका फॉल लोकेशन बता दिया था। लाइट रिएक्शन के लिए शुरू किया था थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस में, और ये हमारे जो चैप्टर है लगभग 3 क्वेश्चन का इसमें चैप्टर है और साथ ही से क्वेश्चन आते ही हैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आएगा। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन कैसे होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। लाइट रिएक्शन में 2 हमारे पास है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बारे में समझेंगे, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है 2 पेजों के लगभग दिया हुआ है, 2 पेज में, उसके बारे में सारा पढ़ लेंगे चित्र के साथ। और बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और हाँ, बहुत से लोग वेट ही कर रहे होंगे, 14 जून आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कुछ लोग स्टडी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अभी से ही शुरू करेंगे और आपको जल्दी ही शुरू करना है। अगर आपका रिज़ल्ट 550, 560 के आसपास है तो आप अच्छे स्कोर में हैं, आप मेहनत करेंगे, आपका आराम से हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अगर हम देखें, लाइट रिएक्शन में होता क्या है। लाइट रिएक्शन अगर आप हेडिंग देखें, वहाँ लिखा हुआ 4 प्रोसेस इसमें होते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था। इसमें सबसे पहला होता है वेवलेंथ, जो कहते हैं लाइट का गिरना, लाइट एब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो इसमें होता है वो होता है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेक डाउन कह सकते हैं। ब्रेक डाउन या फिर फोटोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस। थर्ड इज ऑक्सीजन इवोल्यूशन। और फोर्थ जो हमारे यहाँ बनेगा हाई एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन। एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर लाइट रिएक्शन में। ये चारों बातें को हम पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन हम देखें 2 तरह से होता है। फर्स्ट इज नॉन साइक्लिक और सेकेंड इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक साइक्लिक अगर हम देखें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको हम जेड स्कीम भी कह सकते हैं, जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर हम बात करें कहाँ होता है, ये हमारे पास लीफ में हमारे पास होता है मेसोफिल सेल्स, उसमें हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास है ग्रेनेड थैलाकॉइड या फिर ग्रेना, और ये प्रेजेंट है स्टोमल लैमेली, स्टोमल लैमेली प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पिछले लेक्चर में बताया है। इनका नाम है PS1 और PS2। जबकि यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं उसका नाम है सिर्फ PS1। और एक थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर यहाँ PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हमारे पास एक होता है NADP रिडक्टेज, जो कि NADPH के फॉर्मेशन में यूज़ होगा। तो यहाँ पर ATP प्लस NADPH प्लस O2 प्रोड्यूस होती है, और इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जबकि अगर हमारा सिर्फ PS1 अगर पार्टिसिपेट ले तो वहाँ सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो कि लाइट रिएक्शन का है। लाइट रिएक्शन देखिए, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। लाइट का अब्जॉर्प्शन, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, जिससे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, ATP NADPH का फॉर्मेशन होगा। कहाँ कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर हैं, ग्रेना है और हमारे पास है स्टोमल लैमेली। स्टोमा एक पोर्शन है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स, जहाँ पर हमारे पास होता है डार्क रिएक्शन। ये अगर हम देखें स्टोमा,
स्ट्रोमा में हमारे पास होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में दो होंगे हमारे पास, नॉन साइक्लिंग, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिंग में क्या होता है, साइक्लिंग में क्या होता है अभी हम देखेंगे। इसमें हमारा जो बनता है ATP, NADPH और O2 तीनों बनता है नॉन साइक्लिक में, लेकिन साइक्लिक वाले हमारे पास से बनता है ATP। नॉन साइक्लिक में ऐसा क्या होता है, उसमें PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट हो गए और वहाँ पर NADPH रिएक्टेज होगा, तो वहाँ पर NADPH बनेगा, PH2 की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ PS1 होता है, PS2 इनएक्टिव होता है, NADP रिएक्टेज नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ना NADPH बनेगा, PS2 नहीं होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है क्योंकि हमारे पास ETS है। और इसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे कैसे। और इसे हम जेड स्ट्रीम क्यों कहते हैं, ये भी हम अभी देखेंगे। इसके पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं तुरंत। अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक से। अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो नॉन साइक्लिक से स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारा प्रेजेंट होगा सिर्फ तब तक आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पिछले लेक्चर से है। जो हमारा कह सकते हैं साइंटिस्ट, अगर हम देखें तो किस साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का एवोल्यूशन किया था या फिर ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था और किस सन ने, ये आप बता सकते हैं कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले डार्क रिएक्शन नहीं, लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हमारे पास है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये अगर हम देखें स्ट्रक्चर, सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, मतलब एक बार ऐसे ही समझा देते हैं, फिर उसके बाद में स्टेप जो है वो लिखा करेंगे। सिर्फ एक ये हमने एक जो लिया है, ये हमारे पास एक है ग्रेनल थैलेकॉइड, जिसका एक सिंगुलर फॉर्म जो है वो है हमारे पास ग्रेना, उसको हमने लिया है यहाँ पर। ग्रेना में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर PS2 और PS1 दोनों प्रेजेंट होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ इसको ऐसे देखें और लगभग यहाँ पर ये इसको हम मान लेते हैं PS2 और इसको मान लेते हैं PS1, और इस पूरे बोर्ड को हम मान लेते हैं ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ऐसे कुछ ग्रेनुलर थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा स्ट्रोमा, और इसी के साथ हमारे स्ट्रोमल लैमेली प्रेजेंट लगे होंगे, और भी ग्रेनुलर थैलेकॉइड्स जो कि ऊपर नीचे लगे होंगे ग्रेनुलर थैलेकॉइड्स। ये हमारे पास PS2 PS1 है, ठीक है। और हमारे पास जो लाइट की इंटेंसिटी है वो लगभग हमारे पास है 680, तभी PS2 एक्टिव रहेगा। अगर इससे ऊपर लाइट चली गई तो PS2 इनएक्टिव हो जाएगा। 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर के हमारे पास लाइट है, ऐसा मान लेते हैं। जब ये लाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्साइट होंगे। हमने बताया था कि जब PS2 PS1 हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमें बताया था कि जब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन को या तो वो ऊपर कर सकता है, मतलब एक्साइट कर सकता है, या फिर फोटोकेमिकल प्रोसेस करा सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और साथ में इसके पास कुछ प्रेजेंट होते हैं। नाम अगर हमने ये हमारे पास फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन,
आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस, ये सब यहाँ पर हमको पढ़ने होंगे। पीएच मतलब PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन, PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और वो है हमारे पास पियोफाइटिन। ये यहाँ पर इसका कुछ एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा सबसे पहले। इसके अलावा ये नीचे आएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये ऐसे एक्साइट करेगा। यहाँ पर होता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और जब यहाँ पर PS2 PS1 दोनों प्रेजेंट होगा तब यहाँ पर प्रेजेंट होगा NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज ऐसे मान लेते हैं, जो कि क्या कराएगा, ऐसे NADPH का फॉर्मेशन फ्रॉम NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन कराएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले प्रेजेंट होंगे, इधर हमारे पास होगा प्लास्टोसाइनिन होगा, एक होगा ये होगा पर फियोफाइटिन, यहाँ पर होगा प्लास्टोक्विनोन, और यहाँ पर होगा हमारे पास ETS। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम मान सकते हैं। ऐसा अरेंजमेंट एग्जैक्टली तो नहीं दिखाया गया है अभी, मतलब हमको पढ़ना नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा हुआ ही है। ग्रेनाइट थैलेरॉइड्स में 680 के नैनोमीटर की जब वेवलेंथ की लाइट आएगी, PS2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ये जाएगी फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से ETS, ETS से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से जाती है PS1 फिर उसी इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके पहुँचाता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये बनाएगा NADPH का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ के से ही हमारा एक ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP यहाँ से बन जाएगा, NADPH यहाँ से बन जाएगा। अब बात होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट किया तब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकता है, हो जाएगा, मतलब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया इसने, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो आगे फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोसेस चलती है, H2O से H प्लस O2 फ्री होती है, प्लस इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ये रिएक्शन डायरेक्ट दी हुई है, 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लगातार देते रहते हैं ताकि ये रिएक्शन चलती रहे। और ये नॉन साइक्लिक क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए नॉन साइक्लिक है। लेकिन साइक्लिक वाले में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वापस से वहीं आ जाएगा, इसलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब इसे जेड स्कीम क्यों कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है जेड स्कीम। जेड स्कीम का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, और ये वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ये एक जेड के जैसे दिखता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर इसको देखें ऐसे करके तो एक जेड की तरह दिखता है, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कह सकते हैं। अप हिल, डाउन हिल एंड वापस से अप हिल, ऐसा कुछ। ये अप है, फिर ये डाउन है, फिर ये अप है, और लास्ट में डाउन वापस हो जाता है। ये एक जेड स्कीम का प्रोसेस है। अभी हम क्या बोले, लाइट रिएक्शन में क्या है, लाइट रिएक्शन दो तरह की, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें ATP, NADPH और ऑक्सीजन तीनों प्रोड्यूस होगी। होती कहाँ पर है, ये हमारे पास सिर्फ ग्रेना में प्रेजेंट होगी। स्टोमा लैब में बात करें तो वहाँ पर सिर्फ PS1 होगा, इसलिए वहाँ पर नॉन साइक्लिक ना होगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। यहाँ पर भी अगर हम लाइट को 680 से ऊपर ले जाएंगे तो सिर्फ PS1 एक्टिव होगा, तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी हमारे पास साइक्लिक हो सकती है, लेकिन वहाँ पर स्टोमन लैमनिन में नॉन साइक्लिक नहीं हो सकती। ठीक है, और 680 की लाइट आई, PS2 को इसने एक्टिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन और ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होगा, जिसमें साइटोक्रोम्स होते हैं, NCERT में लिखा हुआ है। साइटोक्रोम्स का कह सकते हैं गुच्छा होता है, ग्रुप। फिर यहाँ से प्लास्टोसाइनिन से PS1 इलेक्ट्रॉन का एक्साइट कराएगा, फिर ऑडॉक्सिन या फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, जो कि इसका प्राइमरी एक्सेप्टर। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है, प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर वर्ड करके काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है, और यहाँ पर ये इसका प्राइमरी एक्सेप्टर या फिर इसका FD से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। फेरोडॉक्सिन इसका नाम, प्राइमरी एक्सेप्टर्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये दोनों है इसके।
काफ़ी बार नीट में पूछा हुआ है, नीट में नहीं तो टेस्ट सीरीज़ में आपको ज़रूर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट ये जो चित्र दिया है एनसीईआरटी में है, जिसको यहाँ से गायब करके पूछ लेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर है यहाँ पर, बताओ कौन है, ये सब। और यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन भी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो जाएगा। साइक्लिक वाले में यही वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसलिए ATP का प्रोडक्शन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन को लगातार प्रोवाइड कौन कराएगा, यहाँ पर ये प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन ना कहिए, नहीं फोटोलिसिस कहना चाहिए। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब वहाँ पर बचाना होता है, जो कि वो हमने बताया था पिछले लेक्चर में, जो हमारे पास ये LSC में हंड्रेड्स ऑफ जो ये होते हैं साइक्लोरोफिल भी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ये फोटो ऑक्सीडेशन मतलब बर्निंग से बचाते हैं क्लोरोफिल एक रिएक्शन सेंटर के थ्रू, रिएक्शन सेंटर को। ये हो गया। अभी हमने बात की नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में आपको इतना याद रखना है, PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर PO5, ठीक है। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन ETS और प्लास्टोसाइनिन में जाएगा। उसके बाद PS1 में जब आएगा तो उसको सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को वो कह सकते हैं एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे पास फेरोटॉक्सिन या फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर वहाँ से NADPH का प्रोडक्शन होगा। यह PS और यहाँ पर 680 के नीचे की लाइट होनी चाहिए, तब ये दोनों होंगे। और इलेक्ट्रॉन लगातार आता कहाँ से, वाटर के लिसिस से, मतलब फोटोलिसिस। और यहाँ पर 2 मिनरल्स पूछे गए हैं काफ़ी बार, उनको डायरेक्ट याद रखिए, Mn और Cl। और ये जो प्रोसेस प्रेजेंट होती है वो टूवर्ड्स मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट होता है ये प्रोसेस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लगातार प्रोवाइड कराएगा, जिससे ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको जल्दी से नोट कीजिए। तब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर हमने नॉन साइक्लिक की बात कर ली, आपने नोट कर ही लिया होगा या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सब आप एक बार आप पूरा सुन लिए होंगे, एक बार NCERT पढ़िएगा, 1 से 2 बार नोट्स कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर मेंटेन रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का ही रहता है हर साल। और इसके बाद हम जो बात करेंगे हमारा बात होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जिसमें हमारा लाइट रिएक्शन का सेकेंड स्टेप जो प्रेजेंट होता है स्टोमन लैमली में। स्टोमन लैमली में अगर हम NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है, स्टोमन लैमली में हमारे पास जो लाइट है वो 680 से ऊपर होती है, इसलिए वहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास वो PS2 और NADPH की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर ATP सिर्फ बनेगा, NADPH और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा नहीं। या फिर ऐसा कहेंगे वहाँ पर PS2 प्रेजेंट नहीं होता है, और वहाँ पर 680 के ऊपर जब लाइट ऊपर जाएगी तो वहाँ से PS1 प्रेजेंट होगा, या फिर 680 के नीचे भी रहेगी, PS2 होगा नहीं, PS1 प्रेजेंट है, एक्टिव रहेगा, और वहाँ पर लाइट रिएक्शन के में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का प्रोडक्शन होगा। NADPH वहाँ बनेगा नहीं, इसलिए उसमें NADP रिडक्टेज प्रेजेंट ही नहीं होता वहाँ पर एंजाइम। तो हमारे सेकेंड स्टेप या फिर सेकेंड फेज है वहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में क्या है, साइक्लिक में अगर हम देखें यही स्टोमन लैमली में, ये हमारे पास है इस बार स्टोमन लैमली प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से सन की जब लाइट इसमें पड़ेगी, और यहाँ पर हमारे पास होगा PS1, PS2 यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा या फिर इनएक्टिव होगा, और लाइट यहाँ लगभग 680 के ऊपर ही होगी, 700 के आसपास होगी। तब यहाँ पर ये 680 के नीचे अगर होगी भी तो वो एक्टिव नहीं होगा, लगभग 700 के आसपास होगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। यहाँ पर भी हमारे पास होगा फेरोटॉक्सिन या फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को रिगेन करने की, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा बार बार, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है एक साइक्लिक फ्लो में ही घूमते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा
प्लास्टोक्विनोन, ETS प्लास्टोसाइनिन, और ये वापस से यहाँ ये इसका ऐसे फेस चलता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोवाइड कराता है और एक साइक्लिक फ्लो में चलता रहता है। यहाँ पर हमारे पास ATP का प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ से। यह है हमारे पास लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टोमल लैमिनी में, स्टोमल लैमिनी में प्रेजेंट होगा। वहाँ पर भी हो सकता है क्या कहते हैं हमारे पास ग्रेनुलर थैलेकॉइड्स। जब हमारी लाइट 680 से ऊपर चली जाएगी, PS1 एक्टिव नहीं होगा, इसलिए PS2 एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ PS1 एक्टिव होगा, तो हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, 700 के आसपास लाइट होगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट किया, फेरोटॉक्सिन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस प्राइमरी रिसेप्टर है, उसने साइक्लिक फ्लो में इलेक्ट्रॉन को राउंड किया और यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होगा। ये है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें हमारे पास लाइट रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम इसमें देखें, लाइट रिएक्शन 4 स्टेप, लाइट अब्जॉर्प्शन, फोटोकेमिकल प्रोसेस, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ATP प्रोडक्शन, ये हमारे पास 4 स्टेप। 4 स्टेप रिजल्टेंट हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास जो आ रहा है अब ATP आ रहा है, NADPH प्लस O2, ये 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब इसी को ही यूज़ करेगा डार्क रिएक्शन में, और यहाँ डार्क रिएक्शन में हम इसी को यूज़ कर दे और बनाते हैं हमारे पास शुगर कह सकते हैं, या फिर ग्लूकोज, फूड, ओवरऑल कह सकते हैं फूड का प्रोडक्शन करेंगे प्लांट्स। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन में ये होगा हमारे पास लाइट रिएक्शन। एक बार और पूरा अगर हम शुरू से देखें तो लाइट रिएक्शन में क्या है, 4 प्रोसेस हैं, लाइट अब्जॉर्प्शन, फोटोकेमिकल प्रोसेस, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन। 4 तरह के प्रोसेस, 2 तरह के स्टेप्स हैं, नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक हमारे पास PS2 PS1 दोनों एक्टिव होगा, ATP NADPH और ऑक्सीजन तीनों प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा इसमें फोटोलिसिस होती है, जिसमें मैग्नीज और क्लोरीन, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा प्राइमरी रिसेप्टर दोनों के, एक है फियोफाइटिन और एक हमारे पास आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, वो बन सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वाटर के थ्रू आते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ, NADPH में जाते हैं। एक बार कह सकते हैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था कि ETS जो इलेक्ट्रॉन PS2 एक्साइट करके छोड़ रहा है, क्या वो ETS यूज़ करेगा? नहीं, ETS वो यूज़ नहीं करता है, NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन जाके PS1 के लिए इलेक्ट्रॉन लगातार आते हैं वाटर के थ्रू। जबकि हम बात करें ये होता कहाँ पर है, ये होता है ग्रेनुलर थैलेकॉइड्स में, और इसी के पास में, इसी से लगा हुआ है, मतलब PS2 से के पास ही फोटोलिसिस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि स्टोमल लैमिनी में होगा, PS1 एक्टिव होगा, PS2 और NADP रेगुलेटर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सिर्फ यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होगा। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं मूवमेंट होगा। ये हो गया हमारे पास लाइट रिएक्शन। इसके बाद हम जो बात करेंगे, एक ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बचता है डार्क रिएक्शन से पहले, ये है हमारे पास कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसमें हम देखें जो ATP NADPH जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर थैलेकॉइड, स्टोमल लैमिनी और यहाँ पर स्टोमा। तो इनके बीच कैसे इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का ये मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं, चेंजिंग होगी, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। उसमें 3 स्टेप्स हमारे पास हैं, हमें इसे एक बार बता सकते हैं। सबसे पहले उसमें जो ये NADPH बन रहा है, उसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हम गैप को क्रिएट करते हैं, ग्रेडियंट। उसके बाद हम उस हाइड्रोजन को वापस से मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे पास जो एक हमारे पास होता है ATP सिंथेस, जिसमें हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, 2 कह सकते हैं चीज़ें होती हैं। उसमें एक में मूवमेंट होता है, एक के थ्रू हाइड्रोजन पास आउट होता है, जिससे हमारे पास ATP का प्रोड्यूस होती है। वो हमको कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ना है। उसमें 3 जो कह सकते हैं स्टेप्स हैं। एक हमारे पास NADPH हम ज़्यादा बनाएंगे तो हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बना सकते हैं। दूसरा हम जो हमारे पास वाटर का लिसिस है, फोटोलिसिस, उसको ज़्यादा कराएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा ग्रेडियंट बन जाएगा। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि उससे काफ़ी चांसेस है क्वेश्चन आने के, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्लास्टोक्विनोन, उसके रिलेटेड एक पॉइंट दिया हुआ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
उसकी पोजीशन पूछ लेता है कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैरियर है या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 11 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। आगे आने लेक्चर में हम बात करेंगे ये कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस और डार्क रिएक्शन, कुछ इनिशियल स्टेप्स या उसके डिस्कवरीज के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया। आगे जो 3-4 पैराग्राफ में एक थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है। रेडियो एक्टिव आइसो टेक्निक यूज़ की, कार्बन को इन्होंने यूज़ किया, कैसे से उन्होंने स्टेप्स को खोजा, ये हम बात करेंगे आगे आने वीडियोज़ में। तब तक के लिए आपने पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो सही है, और एनसीईआरटी आपने 2-3 बार पढ़ ली होगी, नोट्स को बनाते रहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे, आप पिछले सारे लेक्चर देख लीजिए, आज वाला लेक्चर देख लीजिए, आज की एनसीईआरटी पढ़िए और रेगुलर नोट्स को तैयार करते चलिए और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस लगाइए, कुछ क्वेश्चन हम प्रोवाइड भी कराने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ऐड हो जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।